जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। मैं कुमार सत्या सर सफलता प्रैक्टिस सीरीज का आज दूसरा भाग लेकर आया हूँ। इसमें देखें कि जो ये सफलता प्रैक्टिस सीरीज है भूगोल का, ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से देखें कि जो पीआरटी है या टीजीटी पीजीटी है या एलटी ग्रेड जीआईसी के जो एग्ज़ाम हैं, इनके लिए तो अति ही महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखें कि इसमें पहला जो प्रश्न है वो है कि मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था। मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1912 में, ऑप्शन बी है 1913 में, ऑप्शन सी है 1914 में और ऑप्शन डी है 1916 में। चूँकि जो मैकमोहन रेखा है, इसका अगर जो सीमांकन है की बात करें तो इसका जो सीमांकन है वो शिमला समझौता में हुआ या शिमला सम्मेलन के तहत हुआ, जिसमें देखें कि भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो करते हैं जो भारत के तत्कालीन मंत्री रहते हैं, उनका नाम होता है सर आर्थर हेनरी मैकमोहन। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा इसका भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया जाता है और इन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम मैकमोहन रेखा पड़ जाता है। जो मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच की ये सीमा रेखा है, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो शिमला सम्मेलन है ये कब हुआ था तो 1914 में हुआ था, अर्थात 1914 के शिमला सम्मेलन में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि भारत की भू सीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 22,183 किलोमीटर, अर्थात 22,183 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 22,560 किलोमीटर और ऑप्शन सी है 22,717 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 22,930 किलोमीटर। चूँकि भारत के जो स्थलीय सीमा है उसकी बात करें तो जो भारत की स्थलीय सीमा है वो कितनी है तो 15,200 किलोमीटर है। और मुख्य भारत के जो मुख्य भारत है इसके जलीय सीमा की बात करें तो इसकी जलीय सीमा है 6100 किलोमीटर और प्रायद्वीपीय जो द्वीप सहित अगर जलीय सीमा की बात करें तो कुल जलीय सीमा कितनी हो जाती है तो 7,516.6 किलोमीटर। अर्थात यहाँ भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा यानी भू सीमा की बात करें तो इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा तो ये 6.617 और 7,5 12 22 तो 22,716.6 किलोमीटर हो जाता है। अगर इसको लगभग मिलेंगे तो ये हो जाएगा 22,717 किलोमीटर। अर्थात इसमें जो देखें कि ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ अधिक है। यानी निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो सीमा है भारत के साथ सबसे अधिकतम लगती है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और ऑप्शन डी है नेपाल।
चूँकि अगर बांग्लादेश की बात जो चीन है, जो चीन की जो चीन है, चीन का जो सीमा है, जो चीन की सीमा है वो कितनी लगती है, तो वो लगती है 3488 किलोमीटर की। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी लगती है, तो ये लगती है 3323 किलोमीटर की। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की लगती है 4096.7 किलोमीटर की। और यहाँ नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो सीमा है वो कितनी लगती है, तो जो नेपाल की सीमा है वो लगती है 1751 किलोमीटर, यानी 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। वहीं अगर भूटान की बात करें, भूटान की सीमा कितनी लगती है, तो भूटान की सीमा लगती है 699 किलोमीटर की। फिर अगर अफ़गानिस्तान की बात करें, कि अफ़गानिस्तान की कितनी सीमा लगती है, तो इसकी सीमा लगती है 106 किलोमीटर की। 106 किलोमीटर की इसकी सीमा लगती है। इसके साथ ही साथ अगर म्यांमार की बात करें कि म्यांमार के साथ कितनी सीमा लगती है, तो म्यांमार के जो साथ इसकी सीमा लगती है वो लगती है 1643 किलोमीटर की। अर्थात यहाँ देखें कि जो भारत के साथ सबसे अधिकतम सीमा साझा करने वाला जो देश है वो है बांग्लादेश। अच्छा, इनकी अगर ट्रिक की बात करें कि भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, उनकी ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है 55 MBA। ट्रिक क्या है? 55 MBA, जिसमें ब का मतलब है बांग्लादेश, च का मतलब है चीन, प का मतलब है पाकिस्तान, न का मतलब है नेपाल, एम का मतलब है म्यांमार, बी का मतलब है भूटान और ए का मतलब है अफ़गानिस्तान। यहाँ देखें कि ये इनकी जो स्थलीय सीमा है इसी क्रम में लगती है। यहाँ बांग्लादेश की सबसे अधिक स्थलीय सीमा है, फिर चीन की है, फिर पाकिस्तान, फिर यहाँ पाकिस्तान के बाद फिर यहाँ पर नेपाल है, फिर म्यांमार है, भूटान है और फिर अफ़गानिस्तान की सीमा क्रम से इसी लगती हैं। तो यहाँ जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थलीय सीमा भारत के साथ सबसे अधिक लगती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़े तो देखें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है नागालैंड और ऑप्शन डी है सिक्किम। चूँकि यहाँ देखें कि जो ये भारत यहाँ पे एक राज्य है, आ गई इधर दे। यहाँ देखें कि जो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे भूटान है, इधर म्यांमार है, इधर देखें ये यहाँ पर नेपाल है और इस वाले एरिया में कौन है? चीन है। यहाँ देखें कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा है। यहाँ सिक्किम देखें तो सिक्किम भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यहाँ देखें ये त्रिपुरा है और त्रिपुरा भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। और यहाँ देखें कि ये जो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल भी ये तीन तरफ से, यानी तीन तरफ से देखें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है। कौन? तो पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही साथ देखें यहाँ पर जो
लद्दाख है, लद्दाख भी ये 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, यानी एक तरफ चीन है, इधर देखें अफगानिस्तान है, और यहाँ पर देखें कि पाकिस्तान है। यहाँ देखें कि पूछा गया है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो इसके लिए यहाँ देखें कि ऑप्शन में कौन मिल रहा है। तो यहाँ असम है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड है और सिक्किम है। तो चूंकि सिक्किम इसका सबसे सटीक आंसर होगा, क्योंकि यहाँ देखें कि जो ये सिक्किम वाला जो ये वाला हिस्सा है, इधर भूटान है, इधर चीन है और इधर नेपाल, ये 3 तरफ से ये मतलब बिल्कुल अच्छे तरह से घिरे हुए हैं। जबकि जो नेपाल है, नेपाल का जो सीमा है वो बंगाल के साथ तो लगता है, लेकिन जो पश्चिम बंगाल है ये पूर्ण रूप से 3 तरफ से घिरा हुआ नहीं है। बस इसकी 3 तरफ से सीमाएं लगती हैं, लेकिन ये 3 तरफ से घिरा हुआ नहीं है। जबकि ये सिक्किम है, ये पूर्ण रूप से 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। अर्थात यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बात करें कि अगला जो प्रश्न है वो है कि गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किन के बीच है। गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक जो विवाद है वो किन के बीच है। ऑप्शन ए है भारत और चीन के बीच, ऑप्शन बी है भारत और बांग्लादेश के बीच, और ऑप्शन सी है भारत और पाकिस्तान के बीच, और ऑप्शन डी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। चूँकि जो गिलगित और बाल्टिस्तान की बात करें तो ये पीओके वाले हिस्से में है। कहाँ पर है? पीओके वाले हिस्से में स्थित है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अर्थात इसको लेकर किसके बीच विवाद है? तो पीओके कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, जिस पे किसका अधिकार है? तो बांग्लादेश का, पाकिस्तान का। अर्थात यहाँ जो देखें कि राइट आंसर होगा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच गिलगिट और बाल्टिस्तान का विवाद शामिल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो देखें, पूछा है कि सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। यानी कह रहा है कि सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, 3, 4, 5, 6। यानी इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। क्योंकि भारत देखें कि ये भारत है, तो यहाँ इस वाले ये वाला जो इधर का हिस्सा है, यहाँ पर है हिमालय, अर्थात ये पर्वतीय हिस्सा है। ये क्या है? पर्वतीय हिस्सा। यहाँ देखें कि ये बीच में क्या है? मैदान है। यहाँ देखें तो ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है। इसके बाद देखें कि ये किनारे वाला जो हिस्सा है ये क्या है? तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर है तट है, और इसके अलावा ये इधर ये द्वीप स्थित है, इधर भी द्वीप है, प्लस इसमें कौन शामिल है? द्वीप शामिल है। अर्थात ये कितने प्रदेश हो गए? तो एक पर्वतीय प्रदेश हो गया, एक मैदानी प्रदेश हो गया, और एक पठारी यानी प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा, और चौथा भारत का तटीय व द्वीपीय द्वीप हो जाएंगे। तो अर्थात इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी सामान्यतः भारत को कितने बृहद प्रदेशों में बांटा गया है? तो 4 बृहद प्रदेशों में बांटा गया है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है दक्कन ढाल बना है। यानी पूछ रहा है कि जो दक्कन ढाल है
वो किससे बना है? ऑप्शन ए है ग्रेनाइट से, ऑप्शन बी है कयांत्रित सेल से, ऑप्शन सी है अवसादी सेल से, और ऑप्शन डी है बेसाल्ट से। चूँकि देखें कि जो ये स्थल है और जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये नीचे क्या है? मैग्मा। और जब ये मैग्मा ऊपर निकलता है तो यहाँ ये इसको क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। जब ज्वालामुखी का जब दरारी उद्भेदन होता है तो कभी कभी क्या होता है कि बीच में ही कहीं गैप रहता है तो उसी में लावा भर जाता है, और जब लावा भर जाता है तो फिर अपक्षय अपर्दन की क्रिया के द्वारा ये जो हिस्सा है ऊपर दिखने लगते हैं। तो जो ये नीचे जमा हुआ हिस्सा है इसे ही कहा जाता है ग्रेनाइट। क्या कहा जाता है इसे? ग्रेनाइट। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रेनाइट। और जो इसका ऊपर वाला जो हिस्सा निकल गया है इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे ही कहा जाता है बेसाल्ट। इसे क्या कहा जाता है? बेसाल्ट। तो चूंकि दक्कन की बात कर रहा है, अर्थात दक्कन के पठार की बात कर रहा है कि वो जो दक्कन का ढाल है वो किससे बना हुआ है, तो यहाँ देखें कि जो दक्कन का ढाल है वो किससे बना है? तो बेसाल्ट से बना हुआ है, अर्थात बेसाल्टिक सेल से बना हुआ है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो देखें कि प्रश्न नंबर 8 है कि भारतीय प्रायद्वीप के केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है ये वाला, ये किससे बनी हुई है? ऑप्शन ए है अवसादी और कयांत्रित चट्टानों से, ऑप्शन बी है आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों से, ऑप्शन सी है आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, और ऑप्शन डी है अवसादी चट्टानों से। चूँकि जो प्रायद्वीपीय भारत है या प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है इसकी बात करें तो ये चूँकि आग्नेय शैलों से निर्मित है, अर्थात यहाँ देखें कि जो आग्नेय शैल हैं इनका क्या हुआ है? रूपांतरण हुआ है, अर्थात ये कयांत्रित हुई। अर्थात यहाँ इसका देखें कि जो ऑप्शन बी है वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अवसाद का अभाव है। यहाँ जहाँ अवसाद आ गया ये क्या हो गया? ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ए और सी ऐसे ही नहीं हो सकता, और यहाँ चौथे में केवल अवसाद दिया है तो भी गलत है ये। तो अर्थात यहाँ जो बी है ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। अर्थात जो प्रायद्वीपीय भारत का जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो किससे बना है? तो आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों से बनी हुई है। आगे बढ़ें देखें कि प्रश्न नंबर 9 है गोंडवाना तंत्र सेल प्रमुखतः किस नदी घाटी में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है रामगंगा नदी में, ऑप्शन बी है दामोदर नदी में, ऑप्शन सी है घाघरा नदी में, और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र, और ऑप्शन ई है झेलम। चूँकि गोंडवाना तंत्र सेल की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं महानदी गोदावरी और दामोदर। घाटियों में किस सेल को पाया जाता है या कौन सा सेल मिलता है? तो गोंडवाना तंत्र का सेल मिलता है, अर्थात इसमें जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें प्रश्न 10 है पाट यानी जो पाट भूमि है वो पाई जाती है, यानी पाट भूमि कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड पठार में, ऑप्शन बी है दंडकारण्य में, ऑप्शन सी है तेलंगाना पठार में, और ऑप्शन डी है छोटा नागपुर पठार में। चूँकि यहाँ देखें कि ये प्रायद्वीपीय भारत
यहाँ पर जो है यहाँ पाया जाएगा तेलंगाना का पठार, यहाँ पाया जाएगा दंडकारण्य, और यहाँ बुंदेलखंड की बात करें तो यहाँ एमपी वाले हिस्से में यहाँ पर पाया जाएगा बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड के नहीं, बुंदेलखंड यूपी वाले हिस्से में पाया जाएगा, यूपी और एमपी के हिस्से में आता है। और यहाँ देखें कि जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ झारखंड में, अर्थात जो पाट भूमि है ये कहाँ पाई जाती है, तो यहीं छोटे नागपुर पठार में ही पाई जाती है, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें तो देखें कि प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसमें ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है अरावली, और ऑप्शन डी है हिमालय। चूँकि यहाँ देखें कि ये प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसी पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसी को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसे ही किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं, जिसके इसमें देखें कि जो उत्तर वाला हिस्सा है इसे उत्तरी सह्याद्री, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। यहाँ पूर्वी घाट है, और देखें कि जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रेणी है और पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ आकर मिलेंगी, तो यहाँ नीलगिरी पर्वत श्रेणी में आकर क्या हो जाती हैं, इससे मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ देखें कि जो हिमालय है ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है इधर है भारत में, और इसकी लंबाई कितनी है, तो ऐसे इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ देखें कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच की इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 24 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई मानी जाती है। और यहाँ अरावली देखें तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। आगे देखें, अगला प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रश्न 12 है, भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था। भारत की सबसे पहले खोज करने वाला यात्री था, यानी किसने भारत की सबसे पहले खोज की, अर्थात भारत की खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था। ऑप्शन ए है वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है कोलंबस, ऑप्शन सी है मैगलेन, और ऑप्शन डी है कैप्टन कुक। यहाँ देखें कि ये पूछा जा रहा है कि भारत का खोज किसने की, अर्थात भारत का खोज करने वाला प्रथम यात्री कौन था। तो देखें कि जो वास्को डी गामा है इसने 1498 में, कब, 1498 में ये भारत आया और कहाँ पहुँचा, तो कालीकट तट पे पहुँचा। कहाँ पहुँचा था, कालीकट तट पर, जहाँ पर यहाँ का राजा जिसका नाम था जैमुरीन, और ये क्या करता है, जैमुरीन इसका स्वागत करता है। जैमुरीन इसका क्या करता है, स्वागत करता है। फिर ये दूसरी बार कब आता है, तो दूसरी बार 1502 ईस्वी में आता है, यानी भारत में दूसरी बार इसकी यात्रा कब होती है, 1502 ईस्वी में होती है। जब यहाँ से जब वास्को डी गामा यहाँ से मसाला ले जाता है तो इसे 60 गुना का फ़ायदा होता है। कितने गुना का फ़ायदा होता है, 60 गुना फ़ायदा होता है। कोलंबस की बात करें तो कोलंबस जो इसने नई दुनिया की खोज की, नई दुनिया, और ये नई दुनिया था क्या, तो ये नई दुनिया था अमेरिका। नई दुनिया क्या था, अमेरिका, अर्थात इसने अमेरिका की खोज की। मैगलेन की बात करें
तो ये नाव द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक था। नाव द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम नाविक था, अर्थात इसने दुनिया का चक्कर लगाया सर्वप्रथम। आगे बढ़े तो देखें, अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम है। यानी पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है। ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी है आइजोल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चूँकि देखें कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनमें जो ईटानगर है ये किसकी राजधानी है। तो ईटानगर की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। किसकी राजधानी है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की क्या है राजधानी। असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर। मेघालय की राजधानी क्या है, तो शिलांग। मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार की राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी है। आइजोल की बात करें तो ये मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है। अर्थात यहाँ देखें कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है उसका नाम है कवरत्ती। कवरत्ती, ये जो कवरत्ती है ये लक्षद्वीप की राजधानी है। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है। ऑप्शन ए है गुजरात की, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी है केरल की और ऑप्शन डी है तमिलनाडु की। यानी इसमें बताना है कि किसकी तटरेखा सर्वाधिक लगती है। तो देखें कि जो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, इसकी सर्वाधिक तटरेखा लगती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो तट है सबसे अधिक कटा फटा है। अर्थात इसके वजह से जो गुजरात है इसकी तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है। इसके बाद देखें कि आंध्र प्रदेश की जो आंध्र प्रदेश की तटरेखा है वो दूसरे नंबर पे आती है। इसके बाद से देखें तीसरे पे कौन आएगा, तो तीसरे पे आता है तमिलनाडु। चौथे पे बात करें तो चौथे पे कौन है, तो चौथे पे है महाराष्ट्र। पाँचवें बात करें तो पाँचवें पे कौन है, कर्नाटक है। तो इस क्रम में इनकी तटरेखाएं लगती हैं। तो सर्वाधिक तटरेखा किसकी लगती है, तो गुजरात की लगती है। अगर यहाँ पर केंद्र शासित को शामिल कर लिया जाए तो केंद्र शासित को जैसे ही शामिल करेंगे तो सर्वाधिक तटरेखा किसकी लगेगी, तो सर्वाधिक तटरेखा लगती है अंडमान निकोबार की। किसकी लगती है, अंडमान निकोबार की। निकोबार, यानी जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किसकी तटरेखा या किस केंद्र शासित या राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लगती है, तो ऐसे में जो राइट आंसर होगा वो अंडमान और निकोबार होगा। और दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा, तो गुजरात होगा। लेकिन अगर किसी राज्य की बात करेगा तो राज्य में गुजरात प्रथम पे है। चूँकि अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, मणिपुर राज्य की राजधानी है। मणिपुर राज्य की राजधानी है, यहाँ मणिपुर राज्य की राजधानी पूछा है। यहाँ देखें ऑप्शन ए है शिलांग, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है ईटानगर और ऑप्शन डी है इम्फाल।
यहाँ देखें कि जो शिलांग है ये किसकी राजधानी है, तो ये मेघालय की राजधानी है। किसकी राजधानी है, तो ये मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी है, ये मेघालय की राजधानी है। कोहिमा की बात करें तो कोहिमा ये नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड। ईटानगर की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। और इम्फाल की बात करें तो ये है मणिपुर की राजधानी। अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चूँकि इसको पकड़ कैसे सकते हैं कि मणिपुर की राजधानी क्या होगी, तो यहाँ देखें कि जो इम्फाल है, इम्फाल में यहाँ मौ आ रहा है, तो मौ से क्या होगा, मणिपुर हो जाएगा। फिर यहाँ देखें कि मिजोरम है, मिजोरम, और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। यहाँ देखें मिजोरम में जो है और आइजोल में भी जो है, इसलिए यहाँ इसको याद करना आसान हो जाएगा कि मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है, और मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। आगे बढ़ें तो देखें कि अगला प्रश्न है कि स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम किस देश में स्थित है। चूँकि भारत की बात करें, यहाँ पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन ई है मलेशिया। यानी 5 ऑप्शन है और आपको बताना ये है कि जो स्ट्रेटो ज्वालामुखी नारकोंडम है ये किस देश में स्थित है। तो ये जिस देश में स्थित है वहाँ पर मात्र 2 ही ज्वालामुखी पाई जाती हैं, एक नारकोंडम और दूसरी बैरन, यानी बैरन द्वीप, यानी बैरन द्वीप पर स्थित ज्वालामुखी बैरन। तो यहाँ 2 ही ज्वालामुखी पाई जाती हैं और ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पाई जाएंगी, ये दोनों ही ज्वालामुखी भारत में पाई जाती हैं। अर्थात ये भारत में भी कहाँ स्थित हैं, तो ये भारत के अंडमान निकोबार पर स्थित है। कहाँ स्थित हैं, अंडमान निकोबार में। ये अंडमान निकोबार पर क्या है, स्थित है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि शिलांग का पठार मेघालय के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है, यानी जो शिलांग का पठार है इसे ही किस नाम से जानते हैं, मेघालय के नाम से जानते हैं। तो पूछ रहा है जिसका अर्थ है, अर्थात मेघालय का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है पर्वतों की रानी, ऑप्शन बी है बादलों का घर, ऑप्शन सी है वर्षा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो पर्वतों की रानी है किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एवरेस्ट को। किसे कहते हैं, एवरेस्ट को। ठीक है। ये वर्षा, यहाँ चूँकि मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है, तो मानसीराम में होता है। कहाँ होता है, मानसीराम, मानसीराम में। इसके बाद दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है इसी के बगल में है चेरापूंजी। कौन है, चेरापूंजी। यानी मानसीराम और चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षे होते हैं। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में, फिर चेरापूंजी में होता है। और यहाँ देखें कि जो पूछा है कि मेघालय का अर्थ क्या है, तो मेघालय का अर्थ होता है बादलों का घर। इसका मतलब क्या होता है, बादलों का घर। क्योंकि देखें कि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है। और यही कारण है कि इसे किस नाम से जानते हैं, बादलों के घर के नाम से जानते हैं। किसको, मेघालय को। मेघालय का मतलब क्या होता है, बादलों का घर। आगे बढ़ें, देखें अगला प्रश्न है कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है। कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है
तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो यहाँ देखें कि जो कोरोमंडल तट है ये कहाँ स्थित है, तो देखें इधर यहाँ देखें ये वाला जो तट है इसे कहते हैं काकरा पार, काकरा पार तट। इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे काकरा पार तट के नाम से जानते हैं। इसी में यहाँ देखें ये वाला जो तट है इसे कहते हैं पोरबंदर तट। किस नाम से जानते हैं, पोरबंदर तट। यहाँ जो तट है इसे कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। यहाँ जो तट है इसे कहते हैं कन्नड़ तट, और यहाँ जो तट है इसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मालाबार तट के नाम से जानते हैं, मालाबार तट। मालाबार तट को ही केरल तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इधर देखें तो यहाँ एक तट है जिसे कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। यहाँ एक तट है जिसे उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, उत्तरी सरकार। इसी उत्तरी सरकार को देखें कि यहाँ जो उड़ीसा वाला हिस्सा है, उड़ीसा वाले हिस्से में इसे कहते हैं उत्कल का तट या उत्कल तट, उत्कल तट। और आगे चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल वाला हिस्सा हो जाएगा इधर। तो यहाँ पश्चिम बंगाल, तो ये इस वाले पूरे तट को क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। यहाँ पूछा है कि कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, तो आप जान रहे हैं कि ये वाला हिस्सा है ये है तमिलनाडु, और ये वाला जो हिस्सा है ये है आंध्र प्रदेश। तो जो कोरोमंडल तट है ये कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य स्थित है। यहाँ चूँकि आंध्र प्रदेश है नहीं और तमिलनाडु देखें तो तमिलनाडु ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर इनका विस्तार की बात करें तो यहाँ कन्याकुमारी जिसे केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ जो कृष्णा जो कृष्णा नदी है इसके जो मुहाना है इसके बीच का जो ये क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, इसी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ पर ये पूछता कि उत्कल तट कहाँ स्थित है, तो उत्कल तट है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। यहाँ अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा तट है, तो ये कन्नड़ तट है। कौन सा तट है, कन्नड़ तट। और कोंकण तट ये गुजरात वाले और महाराष्ट्र के हिस्से में। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि गारो राजमहल बीदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। तो गारो बीदर है, गारो राजमहल बीदर है, इसका निर्माण की बात करें, ऑप्शन ए है संवलन के द्वारा, ऑप्शन बी है संधि के द्वारा, ऑप्शन बी है औधा भ्रंश के द्वारा, और ऑप्शन डी है दीक्षिप्त या दीक्षित वलन के द्वारा। तो चूँकि जो गारो राजमहल जो बीदर है इसे ही और किसके नाम से जानते हैं, तो इसे ही मालदा गैप के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप। इसे ही किस नाम से जानते हैं, मालदा गैप के नाम से जानते हैं। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है, तो अधा भ्रंश के द्वारा हुआ है। जो ये इसका अगर विस्तार की बात करें तो ये राजमहल पहाड़ी से लेकर, राजमहल से लेकर और ये मेघालय तक इसका विस्तार है, मेघालय तक इसका विस्तार है। इसका अधिकांश हिस्सा कहाँ है, तो इसका अधिकांश हिस्सा बांग्लादेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। यानी जो मालदा गैप है या गारो राजमहल जो बीदर है इसका अधिकांशता भाग कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। इसे किस नाम से जानते हैं, तो मालदा गैप के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो राजमहल पहाड़ी से लेकर और मेघालय
मेघालय तक इसका क्या है, विस्तार पाया जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में यहाँ बीच में स्थित है शिलांग का पठार, और इसको 3 पहाड़ियाँ घिरी हुई हैं। एक को कहते हैं गारो, खासी, जैंतिया। 3 पहाड़ियाँ हैं, एक है गारो, एक है खासी और एक है जैंतिया। और ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और इसी घिरे होने के कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे जो जनजातियाँ पाई जाती हैं वो गारो, खासी, जैंतिया जनजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं इन पहाड़ियों पर। आगे बढ़ें। अच्छा, यहाँ जो इसका राइट आंसर हो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑन द हॉरिज़ॉन्टल। आगे बढ़ें। देखें कि जो अंतिम प्रश्न है वो है कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी सबसे नई पर्वत श्रृंखला की बात कर रहा है कि कौन सा सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है विंध्याचल और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। चूँकि अरावली की बात करें तो अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी। यहाँ देखें कि जो विंध्याचल है ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो सतपुड़ा और विंध्याचल है, इनके बीच से जो इनका बीच से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं नर्मदा नदी। यानी इनके भ्रंशन से या इनके बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो नर्मदा नदी बहती है। यहाँ देखें कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी है हिमालय, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछ ले तब, तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन है, एंडीज पर्वत। कौन है, एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाएगी, तो हिमालय में पाई जाएगी। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। इसके साथ ही साथ देखें कि जो K2 है, जिसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन, ये जो विश्व की ये दूसरी ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट की बात करें, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। इसे ही चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है कि पर्वतों की रानी, अर्थात जो एवरेस्ट है इसे पर्वतों की रानी के नाम से जानते हैं। फिर आता है कंचनजंगा। ये भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, सबसे ऊंची पर्वत है। और K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। और एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट की बात करें तो इसकी सबसे सबसे अधिक ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर की। ठीक है, यहाँ K2 की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई। आगे बढ़ें। हाँ सॉरी, देखें यहाँ पे जो 8,598 है, ये किसकी ऊंचाई है, ये कंचनजंगा की ऊंचाई है। अगर K2 की बात करें तो K2 की जो ऊंचाई है वो है
8,611 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। तो यहाँ देखें कि सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय है। थैंक यू।